नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे यूपी की सियासत में आम आदमी पार्टी की एंट्री की। वैसे तो आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। यूपी के प्रभारी संजय सिंह उत्तर प्रदेश की जनता का मूड भांप रहे हैं और सरकार पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक रूप से यह ऐलान कर दिया है कि 2022 में वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव दमदारी के साथ लड़ेंगे। तो 2022 में आपकी एंट्री से उत्तर प्रदेश की परंपरागत राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा? क्या एसपी, बीएसपी, कांग्रेस जो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें सरकार में मौका मिलेगा, जनता उन्हें चुनकर लाएगी, क्या आम आदमी पार्टी के आने के बाद उनके सपने पर कोई असर पड़ेगा? क्या बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ेगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तो मुफ्त का मॉडल लेकर चलते हैं, साथ साथ कह रहे हैं कि सुविधाएं भी बहुत अच्छी देंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी यहां पर खुलने चाहिए, अस्पतालों की सुविधाएं भी ठीक होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। तो यह सुविधा की जो सियासत है, क्या इसको आगे बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी? इसी पर करेंगे चर्चा। और पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने वाले हैं। ऐलान के साथ केजरीवाल ने अपना एजेंडा भी सामने रख दिया। अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? हर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपके आने के बाद दिल्ली की जनता बाकी पार्टियों को भूल गई है। केजरीवाल ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए तो जवाब देने के लिए सरकार के मंत्री मैदान में उतरे। एक मशहूर कहावत है, आप सब लोग ने इसके बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब 2022 के बाद इसको मुहावरे को चेंज किया जाएगा, केजरीवाल के हसीन सपने। विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं 22 में, उनका स्वागत है। लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि अभी कुछ माह पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम लाखों श्रमिक भाइयों को बॉर्डर पर छोड़ दिया था। ना उन्हें रहने दिया, ना उनका इलाज कराया, ना उन्हें खाना दिया, उनको खदेड़ने का काम किया था। तब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी की सरकार ने सम्मान के साथ में उनको अपने अपने घरों पर पहुंचाया, राशन पानी पहुंचाया। तो ये केजरीवाल जी को जवाब देने के लिए वही काफी है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आपका मैदान में आना विपक्ष को भी खटक रहा है, लिहाजा सवाल उधर से भी पूछे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, अच्छी बात है, स्वागत है उनका। वो चुनाव लड़े, जनता के बीच में जाए, मगर दिल्ली की जनता ने जो जनमत दिया है, आदरणीय केजरीवाल जी बता दें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। लगातार दिल्ली के जो हालात हैं वो देश समझ रहा और देश देख भी रहा है। उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहिए, हर पार्टी को अधिकार है, मगर सवाल उठता है कि दिल्ली की जनता ने जो जनमत दिया और जिस विश्वास के साथ दिया, क्या उस पर खरे उतरे? समाजवादी लोग कौन क्या कहता है इसके चक्कर नहीं पड़ते। समाजवादी लोग अर्जुन की तरह होते हैं। अर्जुन जैसे तीर अपना निशाना सही जगह पे लगाता है, उसी तरह से समाजवादी लोग विकास की राजनीति करते हैं, विकास पे अपना निशाना लगाते हैं, प्रदेश को आगे ले जाने पे अपना निशाना लगाते हैं, कैसे यहाँ सम्मान मिले लोगों को इसके ऊपर काम करते हैं, प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बने इस पे काम करते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है किसने क्या कहा। 2022 में 12 से 17 का काम देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता बाईसाइकिल को जिताएगी। वैसे तो आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अपने कैडर को खड़ा करना है, लेकिन यूपी के रण में आपकी एंट्री से सियासी गणित में फेरबदल भी हो सकता है। फिलहाल आपके आने पर बेफिक्री दिखा रहे सियासी दल अंदर खाने इस बात के जोड़ घटाव में लग गए हैं कि आम आदमी पार्टी किसका गणित बिगाड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब्दुल हफीज गांधी साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अब्दुल हफीज गांधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संतोष दुबे हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संतोष दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक रसिक वदूद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वदूद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मनोज मिश्रा जी, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें अरविंद केजरीवाल ने कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अच्छे अस्पताल है, मोहल्ला क्लिनिक है, सस्ती बिजली है, मुफ्त वाली बिजली है। ये क्यों नहीं मिल सकती यूपी की जनता को? मिलनी चाहिए। तो अगर ये चीजें सारी लेकर आएंगे तो दिल्ली में बड़ी मुश्किल आपकी पार्टी के लिए खड़ी कर दी पिछले चुनाव में उन्होंने। 62 और 8 का आंकड़ा है विधानसभा में। लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी ये फॉर्मूला चलेगा? देखिए शर्मा जी, ये केजरीवाल जी का उदय कहां से हुआ? केजरीवाल जी का उदय हुआ अन्ना के आंदोलन से, झूठ बोलकर कि लोकपाल आएगा, देश में भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, और इनके मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार में आरोपित पाए गए। पहली चीज। दूसरी चीज, इनका उदय कहां से हुआ कि लंबी लंबी डीगे मारते थे। उत्तर प्रदेश में आने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से बेहतर काम करके दिखाना होगा, तभी तो आएंगे। तो अभी इनके पास कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। माननीय योगी जी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं मुख्यमंत्री बनके, 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, जो एक रिकॉर्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, संगठित अपराध का खात्मा कर दिया और एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स पर कंट्रोल कर लिया। दूसरी बात यह है कि 1.5 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार दिए। कोरोना जैसी बीमारी में जहां दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, वहां पर मरीज 6,08,000 मतलब कोरोना के, और उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 24 करोड़ है, वहां मरीज है 5,88,000। तो आपने कोरोना बीमारी पर माननीय न्यायालय का भी आपके ऊपर सख्त टिप्पणी आई थी। तो आपने कोई मॉडल दिल्ली के लोगों को पसंद आता होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश जानता है कि केजरीवाल लंबी लंबी छोड़ने में माहिर है और वो लंबी छोड़ रहे हैं। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के काम का बार बार जनता मूल्यांकन कर रही है और उसे समर्थन दे रही, चाहे चुनाव हो, उपचुनाव हो, चाहे विधान परिषद और एमएलसी के चुनाव हो। हर चुनाव में लगातार उत्तर प्रदेश में जनता योगी जी के कामों की सराहना कर रही है। तो जितनी पारदर्शी सरकार पिछले कई वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश को मिली है, उस उत्तर प्रदेश की सरकार में आप आ जाए चली जाए, उत्तर प्रदेश की जनता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश आपको लग रहा है कि यूपी की जनता पे केजरीवाल के मॉडल का, दिल्ली वाले मॉडल का कोई असर नहीं पड़ेगा? लेकिन अब्दुल हफीज गांधी साहब, कोई असर नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि 2022 में 22 किल आने वाली है। आपको लग रहा है कि 22 किल की हवा निकालने के लिए अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। हालांकि उनका कैडर, उनका संगठन कितना है कितना नहीं है वो दिखता नहीं अभी जमीन पर बहुत ज्यादा, लेकिन बातें लंबी लंबी करते हैं। अब वो बातें क्या 22 किल का रास्ता रोकेंगी, क्या करेंगी? आपका क्या विश्लेषण है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अधिकार है गांधी साहब, आपकी आवाज जो है थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपकी बात को। हम वापस आपके पास लौट कर आएंगे और फिर आपकी बात सुनेंगे कि समाजवादी पार्टी जो कही जा रही है कि विपक्ष में अगर कोई सबसे ज्यादा दमदार इस वक्त दिखता है तो समाजवादी पार्टी दिख रही है, तो वो क्या इसको लेकर समझती है। लेकिन कांग्रेस का भी रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। उमाशंकर पांडे जी, दावा आप लोगों का भी है कि आपका संगठन मजबूत हो रहा है, आप लोग सरकार बनाने की स्थिति में 2022 में रहेंगे, लेकिन एक और प्रतिद्वंदी मैदान में उतर रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, और दिल्ली में तो आपने देखा रिकॉर्ड, आपको शून्य से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं वो। राम मोहन जी, देखिए बात को समझना है। आम आदमी पार्टी कोई पहली बार उत्तर प्रदेश लड़ने नहीं आ रही है। पहले भी लोकसभा चुनाव में ये उत्तर प्रदेश में लड़े थे और जमानत जब्त करवा के वापस चले गए थे। दिल्ली जहां पर प्रचंड बहुमत के साथ ये सत्ता में आए, वहां का हालात ये है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीती, दूसरे नंबर पर मत प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस पार्टी रही और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही और एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाए। 7 की 7 सीट ये हारे और मत प्रतिशत में भी ये तीसरे नंबर पर रहे। ये दिल्ली के हालात हैं।
तमाम सारी बातें केजरीवाल जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था। बिजली की बात कर रहे थे, शीला दीक्षित जी को जिस रिलायंस के नाम पर ये भ्रष्टाचारी कहते थे, उसी रिलायंस के साथ इनका गठजोड़ बना। क्या आम आदमी पार्टी आज ये बताने का काम करेगी कि पूरे देश में दिल्ली के साथ तमाम तरीके की जो आप ब्रांडिंग करवा रहे हैं प्रचार माध्यमों से, तमाम तरीके के जितने भी प्रचार माध्यम है, वो किसका पैसा है? केजरीवाल जी टैक्स पेयर्स की बात बहुत करते थे आंदोलनों में। आज क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश और देश की जनता को ये बताएंगे क्या ये ब्रांडिंग में जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं अरबों रुपए, क्या वो टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं है? एक बात। और फिर चाल चरित्र और चेहरा की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। लोकपाल की बात करते थे, क्या लोकपाल आ गया? भ्रष्टाचार खत्म हो गया दिल्ली में? झूठ की बात सुन लीजिए, अपने बच्चे की कसम खा के झूठ बोल के एंकर से मीडिया मैनेजमेंट करते हुए पुण्य प्रसून वाजपेयी से अपनी जाति बताते हुए कि मैं बनिया हूं, ये पूरे देश ने देखा है। तो अब ना, अच्छा वो एक और इनके वो विधायक थे, मंत्री भी थे, नाम मैं भूल रहा हूं, जो अपनी पत्नी को मारते हुए जेल गए थे। फर्जी डिग्री वाले इनकी पार्टी में कितने थे, वो भी पूरे देश ने देखा। तमाम सारे लोगों को कोर्ट ने कहा हटाओ इसको, फर्जी डिग्री लगा के ये कानून मंत्री बन गया है। तो ये देखिए, ये एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश में भी जो इनका संगठन बन रहा है, अगर उसको बड़े ध्यान से देखा जाए तो वो विभिन्न पार्टियों के जो भूले बिसरे लोग हैं, जो हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं, धरातल से कटे हुए लोग हैं, उनको लेकर ये कह रहे हैं हम 2022 में लड़ेंगे। अरे आप गोवा में लड़े, आप पंजाब लड़े, आप गुजरात लड़े, आप कर्नाटका लड़े, जो विश्लेषण है आपको क्या मिला? पांडे जी, आपका उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो विश्लेषण है, अगले चुनाव में आप कहीं जीत के आइएगा। ठीक है, आपका जो उत्तर प्रदेश के लिहाज से विश्लेषण है उसे अगर मैं ठीक भी मानूं, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली में इतनी खामियां लोगों ने देखी और दूसरे चुनाव में फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को उनके चेहरे पर अगर 62 सीटें नहीं 70 में से, तो ये भी एक तरह से क्योंकि आखिरी चाबी तो जनता के हाथ होती है। और आप कहते हैं कि बीजेपी के लोग जो है वो ईवीएम में सेटिंग कर लेते हैं। कम से कम केजरीवाल या उनका दल तो सेटिंग करने में अभी माहिर नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये लोग तो खुद कहते हैं कि अगर पर्चे से वोटिंग हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। संतोष दुबे जी, मेरा सवाल आपसे है कि राम मोहन जी देखिए, जी मैं जवाब दे दूं आपको? नहीं, मैं जी मेरा जवाब ले लीजिए। अभी आपसे मैंने प्रश्न नहीं पूछा, ये द्विवेदी जी से सवाल था। आपने किया इस नहीं बस सुन लीजिए। देखिए, इस बात का तो निष्कर्ष उत्तर प्रदेश और देश की जनता जरूर निकालेगी कि आखिर बिहार में ये नहीं लड़ते, ओवैसी क्यों लड़ते हैं, पंजाब में ये लड़ते हैं, गुजरात में ये लड़ते हैं, गोवा में ये लड़ते हैं, लेकिन बिहार में नहीं लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश ओवैसी भी लड़ेंगे और केजरीवाल भी लड़ेंगे। किसका साथ देने आ रहे हैं ये उत्तर प्रदेश? किसका साथ देने उन जगहों पे गए थे और किसको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने बिहार में चुनाव नहीं लड़ा? ये भी जवाब उत्तर प्रदेश और देश की आपका विश्लेषण क्या है? आप फिर मैं पांडे जी आपका विश्लेषण क्या है कि बिहार में अगर अरविंद केजरीवाल लड़ते तो क्या तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाते, या फिर तेजस्वी यादव का वोट अरविंद केजरीवाल नहीं काटते? क्या विश्लेषण है इसके पीछे? ओवैसी को बिहार में किसने चुनाव लड़ाया? अरविंद केजरीवाल। बिहार में किसने चुनाव लड़ाया? क्या अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ने नहीं, जिसकी ए और बी, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीएसआर, ओवैसी और आम आदमी पार्टी, क्यों नहीं है बिहार में चुनाव? ये सारी पार्टियां एबीसी लड़ने चले गए, डी अगर बीजेपी की तो फिर तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर तो वही जीत रहे हैं फिर सारे चुनाव। संतोष दुबे जी, आपको लगता है कि इस स्थिति में जब भी आम आदमी पार्टी अपने लिए जगह बना पाएगी? राम मोहन जी, भारतीय आम आदमी पार्टी, संतोष दुबे जी, अपने लिए जगह बना पाएगी आपको लगता है? क्योंकि बड़ा कठिन है उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल, आपने तो देखा है। उतार देती है जहां जैसा सूट करता है। राम मोहन जी, जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल जी का बयान आने के बाद आप जो बौखलाहट देख रहे हैं, जो सत्ता में है उनकी भी और जो सत्ता से कोसों दूर है उनकी भी, इससे यह साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की धमक उत्तर प्रदेश में होने वाली है। और इस धमक के कारण ये जो बौखलाहट, अभी सत्ताधारी दल के हम माननीय मंत्री जी को सुन रहे थे, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी बातें कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है आम आदमी पार्टी। निश्चित हम हसीन सपने देख रहे हैं, हसीन सपने देख रहे हैं यहाँ के किसानों के लिए, हसीन सपने देख रहे हैं यहाँ के बेरोजगारों के लिए, हसीन सपने देख रहे हैं यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए
कि यहाँ सच अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लोगों की सेवाएं अच्छी हो, यहाँ सरकार अच्छा काम करे, इसके सपने हम निश्चित देख रहे हैं। और अगर ये हसीन मुंगेरी लाल के सपने हैं तो निश्चित है सपना मैं देख रहा हूं, आम आदमी पार्टी देख रही है और आम आदमी पार्टी इस सपने को देखते हुए उत्तर प्रदेश में उतरेगी। अब रही बात सपा, बसपा और कांग्रेस की, इनकी जमीन अपने आप खिसकी हुई है, इनकी जमीन बन नहीं पा रही है, योगी जी से लड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके सभी के शरीर में कहीं ना कहीं फोड़ा है। ये लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि योगी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है इनकी, ये योगी जी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। आम आदमी पार्टी तो डंके की चोट पे कहती है कि जो जांच आपको कराना हो, जहां हमको जेल भेजना हो, जहां हमको गिरफ्तार करना हो, आप गिरफ्तार करो, हम खड़े हैं, हम जनता की आवाज बनकर खड़े हैं, आम आदमी आपसे लड़ने आ गया है, अब आप इसके हक को देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़ नहीं सकते वो जीतने की बात कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से अब्दुल हफीज गांधी साहब एक पार्टी में एक विकल्प बन के विपक्ष के जितने भी दल हैं उनके कमोबेश वही मुद्दे होते हैं जो आपके हैं, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जनता को होने वाली समस्याएं हैं, कि जिस किसानों वाला कानून है। बिहार की बात अभी हमारे मित्र ने उठाई, अब्दुल हफीज गांधी साहब, बिहार में हम अब यही मुद्दे लेके अरविंद केजरीवाल भी आगे बढ़ने वाले हैं, ये साइकिल की राह में कितना बड़ा रोड़ा आप समझते हैं? राममोहन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि लड़ सके, हम एक लोकतंत्र हैं, इसमें कोई भी पार्टी जो है वो फ्री है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि चुनाव किया है नहीं है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपकी आवाज एक बार फिर से हम तक नहीं पहुंच पा रही है और जितना मैं समझ पाया आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में स्वागत है, लेकिन देखना चाहिए कि आपने पीछे क्या काम किया है, जो कहा है वो किया है कि नहीं किया। रज़ीक वदूद साहब, सवाल आपसे, आप देखते कैसे हैं इसको? एक तरह से विपक्ष का ही वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी आ रही है या कोई मुश्किल बीजेपी के लिए कुछ सीटों पे हो सकती है? क्योंकि ना तो अभी संगठन है, अरविंद केजरीवाल को अगर चुनाव लड़ना था, और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नई पार्टी है, 2 चुनाव आप दिल्ली में लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, वैसे तो 3 जीते हैं आप कायदे से, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो आखिरी वक्त में 1 साल बचा हुआ है चुनाव से पहले का, उसमें आप दस्तक देकर विपक्ष के सामने नई मुश्किल खड़ी करने वाले हैं? जी निश्चित ही विपक्ष के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि क्षेत्रों में, इलाकों में जब से खबर आई है, संजय सिंह ने जब से उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, तब से ग्रामीण क्षेत्र में भी एक चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, शहरी क्षेत्र में तो है ही हैं, कि फ्री बिजली एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, या फ्री इलाज या फ्री शिक्षा, ये जो बातें हैं ये बहुत लुभावनी है और आम आदमी जो लगातार अपनी आय को लेकर के चिंतित रहता है, आमदनी पे फर्क पड़ा है, तो उसको ये बातें बहुत लुभावनी लगती है कि फ्री में इलाज होगा, फ्री में अच्छे स्कूल हो जाएंगे दिल्ली जैसे, और उनकी। जी रज़ीक वदूद साहब, आपकी भी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि एक बड़ा फैक्टर तो है, माने या ना माने आप, लेकिन एक बड़ा फैक्टर है जो काम करता है इस बात पर कि अगर मुफ्त में बिजली मिलेगी, अगर मुफ्त में अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन इलाज तो अभी भी सरकार मुफ्त में देने का बात करती है, लेकिन अच्छे इलाज की बात है, तो अच्छा इलाज मिलेगा तो जाहिर है कि जनता उस दिशा में सोचेगी और सोचती भी है। दिल्ली के जो परिणाम आए उसमें भी इस फैक्टर का बहुत बड़ा अंतर सामने आया, जो विश्लेषण करते हैं चुनाव का, कि फ्री बिजली या ये कहिए कि कई जगहों पर किसानों की कर्ज माफी, जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में हुआ था, एक बड़ा फर्क डालती है। मनोज मिश्रा जी, ये चीजें कहीं परेशान करती हैं आपको कि जब ये चीजें रखी जाएंगी मैनिफेस्टो में तो असर डालेंगी? देखिए राममोहन जी, अभी श्रीमान मोदी जी ने कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश कहा, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे लिंक एक्सप्रेस वे हो, और चाहे कानपुर से लखनऊ वाला प्रस्तावित एक्सप्रेस वे हो या गंगा एक्सप्रेस वे हो, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने विकास की जबरदस्त आधारशिला रखी, 2 एम्स बनवाए और 52 मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, और जो आयुष्मान योजना माननीय मोदी जी की है, जो पूरे देश में लागू है, केवल दिल्ली में लागू नहीं है,
उसका फायदा उत्तर प्रदेश का आम आदमी उठा रहा है और अच्छा इलाज पाने की कोशिश हो रही। उसको और इंक्लूसिव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। तो विकास के फ्रंट पर उत्तर प्रदेश को इनके मॉडल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुष्मान योजना इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं करी। दिल्ली का आम नागरिक कहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो दिल्ली मिले है, मेरा तमाम लोगों का परिचय है, मेरा आना जाना है, लोग कह रहे कि आयुष्मान योजना का लाभ दिल्ली को मिलना चाहिए, वहां की जनता कहती है। लेकिन योगी जी मोदी जी की योजना है, देश के विकास की योजना, देश के आम आदमी के स्वास्थ्य की योजना है। तो अरविंद केजरीवाल को ये बात खलती है कि आम आदमी को मोदी जी के कोई गिफ्ट ना मिल जाए। दूसरी बात, किसानों को किसान सम्मान निधि पूरे देश में मिल रही, तो उत्तर प्रदेश में भी मिल रही है। ग्रामीण सड़क योजना पूरे देश में चल रही, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। तो योगी जी के अलग से गंभीर प्रयास है प्रदेश सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के। तो विकास के फ्रंट पर अगर इन्हें कोई माइलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा बात, झूठ है, ये स्थापित है। इन्होंने जेटली जी से माफी मांगी थी, लिखित माफी मांगी थी, तब जेटली जी ने माफ किया था। तो ये स्थापित झूठे हैं, रजिस्टर्ड झूठे हैं। तो इस बात को देश की जनता जानती है कि ये अरविंद केजरीवाल रजिस्टर्ड झूठे हैं, माफीनामा लिख के दिए हैं, इसलिए इस पर कोई आरोप नहीं है, सच्चाई है। तो उत्तर प्रदेश के लोग इतने मैच्योर है पॉलिटिकली कि उत्तर प्रदेश ये जो बात है कि पॉलिटिकली बहुत मैच्योर प्रदेश है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है उत्तर प्रदेश के बारे में। उमाशंकर पांडे जी, सवाल यही है, इनको भी इस बार उठा के फेंक देगी पांडे जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब किसी के सामने मैनिफेस्टो में यह आ जाता है कि उसकी कर्ज माफी होगी, जब किसी के सामने यह आ जाता है कि उसका बिजली का बिल माफ हो जाएगा, मुफ्त में बिजली मिलेगी, जब किसी के सामने आ जाता है कि पानी का बिल नहीं लगेगा, जब किसी के सामने आ जाता है कि अच्छा इलाज मिलेगा वो भी फ्री में, ये जब सारी चीजें आती हैं तो फर्क तो डालती हैं। हमने कई स्टेट में देखा, अभी तेजस्वी यादव ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा और उनका सबसे बड़ा वादा यह था कि जो है वो 10 लाख नौकरियां देंगे। तो 10 लाख नौकरियों वाले फैक्टर ने उनको करीब करीब फाइट में लेकर आ गए और इसके बाद बिल्कुल करीबी चुनाव हो गया था। तो ये चीजें असर तो डालती है। आप जनता को नौकरी देने की बात करेंगे, आप मुफ्त चीजें देने की बात करेंगे तो फर्क तो होगा। आप लोगों को भी इसी फ्रंट पे आगे लड़ना पड़ेगा क्या फिर? नहीं, बिल्कुल राम मोहन जी, आपने बहुत सही बात किया कि फर्क तो पड़ता है और लोग पीछे का जो चरित्र होता है उससे तुलना भी करते हैं। अभी किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने क्या किया, एक तरफ केजरीवाल जी पहुंच गए किसानों के धरने पर, वो दाल बांटते हुए नजर आए, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो क्या किसानों ने इस बात को समझा नहीं, दोहरा चरित्र। एक तरफ आप लोकपाल के नाम पर लड़के आप सत्ता में आए और आज तक आपने लोकपाल लागू नहीं किया। आप मोहल्ला क्लिनिक और बिजली की बात करते रहे, जिस रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर आप शीला जी को तमाम सारी बातें कहते रहे, भ्रष्टाचारी कहते रहे, आज तक उसी रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट करके आप दिल्ली में बिजली दे रहे हैं। पानी की बात आप करते थे, जहां पर राम मोहन जी, मैं खुद दिल्ली जाता रहता हूं, आता रहता हूं, मैंने देखा है, शालीमार बाग में मैं रुकता हूं, जहां पर फ्री बिजली फ्री पानी जिन घरों के लिए है, वहां पर गंदे पानी का सप्लाई होता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या? हमें एक ब्रेक लेना, इन बातों पे जवाब मैं लूंगा संतोष जी से, लेकिन उसके साथ साथ समानांतर एक सवाल ये भी चल रहा है कि आप ये कुछ भी कहिए, लेकिन जब जनता चुनकर भेजती है तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है पार्टी का, और वही कॉन्फिडेंस हालांकि दूसरे स्टेट्स में जब जाते हैं तो वहां पर दिखता है कि खाता भी नहीं खुल रहा है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी जोर लगाएगी, असर क्या डालेगी, इसी पर कर रहे हैं चर्चा। ऑफिशियल कैपेसिटी में आधिकारिक रूप से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में पूरे जोर लगाकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, और इसको लेकर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो पहले से ही जनता का मूड भी यहां पर भांप रहे थे, धीरे धीरे सरकार पर निशाना भी साध रहे थे। क्या ये विपक्षी दलों की मुश्किल बढ़ाने वाले हैं या बीजेपी के लिए टेंशन होनी चाहिए, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब हैं। गांधी साहब, आप लोगों को थोड़ा रेस में आगे माना जा रहा है। पिछले चुनाव के आधार पर अगर ये विश्लेषण माने या आपके कैडर को लेकर माने या उपचुनाव के नतीजों को लेकर माने, तो आप एक ऐसी पार्टी हैं जो बीजेपी को टक्कर देते हुए इस वक्त दिख रहे हैं कि अगर विपक्ष में कोई है तो वह स्पीड ठीक ठाक दिख रही है, मेहनत भी कार्यकर्ता कर रहे हैं। हालांकि इस पर पांडे जी मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो मैं मोल ले लूंगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या आपको दिक्कत पैदा होगी अरविंद केजरीवाल के आने से, या फिर आपको भी मैनिफेस्टो उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल मैदान में है?
देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है मैदान के अंदर तो हलचल तो होती है। आम आदमी पार्टी आए, उसका स्वागत है। लेकिन जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी पर विश्वास रखती है। ये अलग बात है कि 2017 में हम लोग चुनाव हारे, बावजूद इसके कि विकास के बहुत काम हुए थे। जो अभी एक्सप्रेसवे की मनोज जी बात कर रहे थे, वाकई हमने बनाकर दिखाया है। मनोज जी तो भी बातें ही कर रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं है, गंगा एक्सप्रेसवे और पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे थे। तो जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो जनता ये जरूर पूछेगी क्या आम आदमी पार्टी का संगठन है। अभी हमने ये भी सुना है कि जो पंचायत के चुनाव आने वाले हैं उसमें भी आम आदमी पार्टी अपना भविष्य आजमाएगी। तो इसी में पता लग जाएगा कि उनका यहाँ पर कितना वजूद है। दूसरी बात ये कि जहां जहां उन्होंने चुनाव लड़े हैं, जनता उस परफॉर्मेंस को भी देखेगी। पंजाब में या दूसरे प्रदेशों में जो चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़े हैं, जनता उसकी तरफ भी देखेगी। जनता ये भी देखेगी कि दिल्ली के अंदर इनका क्या परफॉर्मेंस है। तो मैं समझता हूँ कि अभी आम आदमी पार्टी को अपनी जड़ें उत्तर प्रदेश में मजबूत करने में काफी वक्त लगेगा। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो भी जो चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या 2022 के चुनाव हो, जनता इतनी जल्दी आम आदमी पार्टी या किसी भी नई पार्टी पर भरोसा करने वाली नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि 2022 पर जनता जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी की जो लीडरशिप है उस पर पूरा भरोसा करेगी। ठीक है, आप उम्मीद से हैं और उम्मीद से हर राजनीतिक दल को रहना चाहिए। लेकिन संतोष जी, ये सवाल है कि आपकी मौजूदगी को लेकर आप कह रहे हैं कि नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मंत्री लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये हलचल मची हुई है। लेकिन मेरा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी आप लोगों को जानबूझकर ये माइलेज दे रही है? क्या सिद्धार्थनाथ सिंह आए, मोहसिन रजा आए, स्वास्थ्य मंत्री ने भी आप लोगों को लेकर निशाना साधा? क्या आप लोगों को जानबूझकर इतना वेटेज दे देंगे कि कम से कम आप जो विपक्ष का एक वोट बैंक है, जो सरकार विरोधी वोट पड़ेगा, उसका एक बड़ा हिस्सा आप लोग ले जाएं ताकि इन लोगों को नुकसान हो जाए? देखिए राम मोहन जी, आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दों को लेकर, आम आदमी की जो जरूरतें हैं उनको लेकर मैदान में आएगी। और हम जो दिल्ली में काम किए हैं, जिस तरीके से हमने वहां मोहल्ला क्लिनिक दिया है, हमने साफ पानी की व्यवस्था की है, हमने बिजली मुक्त व्यवस्था की है, इस तरीके की जो हमारी चीजें हैं, जो महिलाओं को हमने ये यात्रा फ्री किया है, ये जो हमारे काम हैं, उस काम को लेकर हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, भ्रष्टाचार का अंकुश क्या है, सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार इन्होंने कर दिया है। नहीं, पूरे प्रदेश में ये पांडे जी ने अभी एक चीज रेखांकित की और वो सवाल ये था कि आप लोग एंटी अंबानी कैंपेन लेकर आए थे, शीला दीक्षित पे यही आरोप लगाए। वो कह रहे हैं कि अंबानी के साथ तो आप आज भी काम कर रहे हैं। पांडे जी ने तो 3 चुनाव में इस बात को कह डाला होगा और उसके बाद रिजल्ट क्या निकला? दिल्ली में हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं और लगातार इन्होंने ये बात कही होगी। तो क्या दिल्ली की जनता मूर्ख है क्या कि ये इस बात को इनके समझ नहीं रही है? तो सबसे बड़ी बात यह है राम मोहन जी कि इसी तरीके से इन लोगों की छटपटाहट है। और यही स्वास्थ्य मंत्री जी, जब स्वास्थ्य मंत्री थे यहाँ के जो है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, और 60 बच्चे मर गए गोरखपुर में, तो इन्होंने कहा कि बच्चे तो मरते रहते हैं। और इतने निकम्मा मंत्री उत्तर प्रदेश का पहली बार देखने को मिला था कि जो कहे कि बच्चे तो मरते रहते हैं, और बाद में उनको विभाग से हटाया गया, स्वास्थ्य विभाग से। तो वो लोग जो है हमको ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ये ज्ञान तो अच्छा लगता है, मोदी जी भी ज्ञान बांट रहे हैं पूरे देश। संतोष दुबे जी, एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश की जनता ने कांग्रेस को लंबे वक्त तक सरकार में चुना क्योंकि उनके पास एक मजबूत विपक्ष नहीं था। फिर उन्हें जब मजबूती मिली तो बीएसपी को भी चुना, उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी चुना, उन्होंने बीजेपी को भी अभी पूर्ण बहुमत में जनता ने बिठा दिया है। आप लोगों से उम्मीद यह थी कि आप लोग आए हैं सिस्टम को बदलने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए। एक अधिकारी रहे हैं केजरीवाल जी, वो कुछ नया लेकर आएंगे और कम से कम जो बातें की हैं उन बातों को अमल में लेकर आएंगे, चाहे वो लोकपाल के इशू को लेकर हो या फिर करप्शन के खिलाफ उठाए गए कदम हो। तो जब उमाशंकर पांडे जी ये सवाल पूछते हैं कि आप एंटी अंबानी कैंपेन लेकर आए थे, शीला दीक्षित को इसी आधार पर आपने कोस के उनको हराया चुनाव में, तो उस पर अगर आप लोग खरे नहीं हैं तो फिर आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि जनता आपको फिर एक तराजू में नहीं तोलेगी? फिर आप क्या किस मायने में कांग्रेस से, बीजेपी से, सपा से अपने आप को अलग कहते हैं? राम मोहन जी, जनता ने
पांडे जी का जवाब दिल्ली में दे दिया, हमको पूर्ण बहुमत दिया वहां दिल्ली में, हमने सरकार बनाई। ये उस समय भी ये चिल्ला रहे थे रिलायंस का पैसा है, फला का पैसा है, ये करते। लेकिन क्या है, जनता ने किसको चुना? जनता ने हमको चुना। तो निश्चित जनता के वादों पे हम खरे उतरे हैं और जनता को हमने जो कहा था चुनाव में उसको पूरा करके दिखाया है। और आज वही स्थिति उत्तर प्रदेश की है। अगर इसका आधार आप माने तो क्या आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे काम किए? कहिए आप कि बीजेपी ने बड़े अच्छे काम किए क्योंकि जनता ने उनको केंद्र में पूर्ण बहुमत दिया। देखिए, पूर्ण बहुमत दिया जनता ने उनको। राम मोहन जी, निश्चित ही अगर जनता ने उनको पूर्ण बहुमत दिया है तो कुछ काम नरेंद्र मोदी जी के भी अच्छे हैं। सारे कामों को हम निगलेक्ट नहीं करते। लेकिन आज जो किसानों की स्थिति है, आज जो है नौजवानों की स्थिति है, आज जो 15 लाख देने की बात थी, आज जो है बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, वो कहां है? उन मुद्दों पर हम घेर रहे हैं। जो अच्छे काम है उनको हम तारीफ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सरकारों की आलोचना करने के लिए ही है। हम जो अच्छे काम है उन नेताओं की तारीफ भी करते हैं। लेकिन जो वादे आपने किए वो क्या आपने निभाए? जो आपने नहीं निभाए तो हम आपको घेरने का काम कर रहे हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। तुरंत आ रहा हूं आपके पास, वदूद साहब से एक कमेंट लेके तुरंत आ रहा हूं आपके पास। रज़ीक वदूद जी, आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे? क्योंकि बड़े अग्रेसिवली आज बीजेपी ने रिस्पॉन्ड किया। चाहते तो छोड़ भी देते कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया अपना चुनाव लड़े, संगठन बनाए। नहीं, सही बात है। देखिए, ये जो केजरीवाल जी का जो टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के जनाधार के ऊपर ही वो टारगेट करेंगे। और देखिए, बात यह कि केजरीवाल जी के पास आज के वक्त में कोई संगठन नहीं है, लेकिन वो जहां पर भी अपना संगठन बना रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग कांग्रेस पार्टी या फिर समाजवादी या बसपा से जो लोग, जिन लोगों का मोह भंग हुआ है, वो लोग आप पार्टी के सदस्यता ले रहे हैं। और ज्यादातर लोग कांग्रेस के इस वक्त आप पार्टी के अंदर जा रहे हैं। देखिए, ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो कहीं नहीं जाने वाला। बहुत अगर फर्क पड़ा तो 2, 4, 5% से ज्यादा का अंतर नहीं आएगा भाजपा पे। लेकिन केजरीवाल जी के जो वादे हैं, जो बातें हैं और जो वो स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली को लेके वादे करते हैं, दावे करते हैं, उसका असर सबसे ज्यादा विपक्षी दल के जनाधार पे पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, बीजेपी अगर केजरीवाल जी को मुख्य विपक्ष के रूप में अगर लाएगी, केजरीवाल जी को या आप पार्टी के लीडरों को या पार्टी नीतियों को टारगेट करेगी, तो निश्चित ही सपा को नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, बसपा को नुकसान होगा और जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा। ठीक है, अब ये तो नहीं कहेगी भारतीय जनता पार्टी और कि भाई हमने जो है आप पार्टी को यहां बुलाया है। आप पार्टी एक प्रदेश में सफल सरकार चला रही है, पूर्ण बहुमत उनको मिला है, दूसरी बार सरकार बनाई है, उनकी नीतियों में आकर्षण है और वो हर जगह पर जाते हैं और जाके अपना चुनाव लड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ते हैं तो ये वो नेचुरल वे में उत्तर प्रदेश में आके अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसका लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, घाटा होगा विपक्ष का केवल। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, आप कह सकते हैं क्योंकि वो ये एक चीज तो नजर आ रही है संगठन कि इसमें जब तक आपका संगठन नहीं है, एक वॉलेंटियर के दम पर आप 60, 70 या 80 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई दिल्ली को तो एक संभाल सकते हैं, वहां पे आपके वॉलेंटियर काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप 75 जिलों वाले प्रदेश में आते हैं, 24 करोड़ आबादी के बीच जाते हैं, तो आपके वॉलेंटियर काम नहीं आते, आपका संगठन ही काम आता है। और संगठन क्या यहां पे कुछ कर पाएगा और नहीं कर पाएगा तो आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए राममोहन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पहली बात तो ये कि ये उत्तर प्रदेश के लिए नए नहीं है। मैंने कहा कि ये पिछला लोकसभा लड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में और बुरी तरह हार के जा चुके हैं और भी कई राज्यों में लड़े और पंजाब छोड़ के कहीं इनका खाता भी नहीं खुला। एक बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार और तमाम बातें कर रहे थे, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर तमाम तरीके के 8, 10, 12, 14 FIR योगी सरकार ने ऐसे ही नहीं दर्ज किया था, दर्ज किया और गिरफ्तार नहीं किया, जेल नहीं भेजा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष जी से लेके हमारे माइनॉरिटी से लेके प्रवक्ता से लेके तमाम लोगों को जेल भेजने का काम योगी सरकार ने किया। तो ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग है
कि मुकदमा डाल के आम आदमी पार्टी को स्पेस देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इतने मंत्री उतर के आम आदमी पार्टी को तवज्जो देने लगते हैं, ये सब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। कहते हैं राजनीति का जो बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश है, ये पाठशाला है राजनीति का, यहाँ की जनता सब समझती है। अभी हमारे मित्र जो है कह रहे थे कि दिल्ली में भी ये सब इन्होंने रिलायंस ये सब कहा होगा, तो फिर ये क्यों नहीं वहां पे हमको हरा पाए। हमारे मित्र को शायद आंकड़े नहीं पता है, मैंने शुरू में ही बोला था कि जो 2019 का लोकसभा हुआ लेटेस्ट, जिसमें आम आदमी पार्टी भी दिल्ली की सातों लोकसभा लड़ी थी, उसमें कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर थी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। जनता ने इनको 2019 हरा दिया। एक नंबर पे भाजपा थी, 2 पर कांग्रेस थी और तीसरे पर आम आगे नहीं देखा ना आपने थी। और मैं पांडे जी नहीं, उसके बाद आने दीजिए, 20 में चुनाव है ना, 20 में चुनाव है ना, राम मोहन जी 20 में चुनाव है ना दिल्ली में, आने दीजिए। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा। और तीसरी बात मैं फिर पूरे दावे से कह रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी गाना गाती है, मेरे 2 अनमोल रतन, एक ओवैसी एक केजरीवाल। जब उसको सूट करता है कि गोवा में किसको लड़ाना चाहिए तो वो अरविंद केजरीवाल को बुला लेते हैं, बिहार में मुसलमान है तो ओवैसी को बुला लेते हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट बड़ी आबादी है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों रतन को बुला ले रहे हैं। पंजाब में केजरीवाल को उतार देते हैं, गुजरात में केजरीवाल को और ओवैसी दोनों को उतार देते हैं। मेरा सवाल आपसे है, अनमोल रतन वाला खेल है ना, अनमोल रतन तो ठीक है, में नहीं चलेगा पांडे जी। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। एक बीच में आपके बयान में भी घोटाला हो गया। बयान में घोटाला इस तरह का कि अभी तो सीएम बने अरविंद केजरीवाल, अब कब चुनाव करा रहे हैं आप? दूसरा टर्म जीतकर नहीं 2019 19 में लोकसभा हुआ, 2022 जो यूपी में होगा, हाँ 2019 में लोकसभा हुआ ना, फिर इसके बाद दिल्ली में पार्टी तीसरे नंबर पर थी और फिर विधानसभा में 2019 का लोकसभा, 2020 विधानसभा, 19 का लोकसभा चुनाव हुआ ना। वो आपकी बात समझ गया, आपका 25% शेयर था, हारे ना, आपका 25% शेयर था और 18% अरविंद केजरीवाल की पार्टी का था। मैं मान गया लोकसभा में आपकी बात। नहीं हम दूसरे नंबर पर थे, ये अब यही तो बता रहा हूं मैं आपको, आप 25 थे वो 18 थे। ये 18% इनको मिला था, वही मैंने कहा 18%। उमाशंकर पांडे जी इसके आगे तो बढ़िए, ये भी आ रहे थे साथ, हम भी आ रहे थे। आपसे यही तो कह रहा हूं, आप 25% पे थे, वो 18% पे थे। ये तीसरे नंबर पे रहे, आंकड़े ये 18% थे, 23% पे थे। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं ना आपसे, लेकिन ये दूसरे नंबर पे थे, ये तीसरे नंबर पे थे सर, और साथ ये भी 20 पे तो आइए आ रहे थे श्रीमान, 20 पे तो आइए, 19 पे अटके हैं आप। 20 में क्या हुआ? देखिए गोवा में भी हार गए ये हमसे। अरे 20 पे क्या हुआ दिल्ली में? के कहने पर जगह जगह गए, तो 19 का आंकड़ा वैलिड है कि 20 वाला? हम लड़ तो रहे हैं, आप तो बिना लड़े हार मान ले रहे हो भारतीय जनता पार्टी से। हम तो लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में कोई भी इनका बड़ा नेता लड़ना चाहता है क्या? कभी ये उत्तर प्रदेश में सड़क पे उतरे क्या? ये भी कह रहे थे कि संजय सिंह को, हमारे सांसद संजय सिंह को योगी जी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाने का काम किया, आपने उनका इलाज बैन कर दिया। हम वहां भी उतरे हैं, हम यूपी में भी उतरे हैं भाई। हमारी बसें, हमारे नेताओं पर एफआईआर आप भी कराते रहे, ये भी कराते रहे। अरे संजय सिंह जी पे एफआईआर, मैं बढ़ता हूं आगे। अरे एफआईआर हुआ ना, गिरफ्तारी हुई क्या? गिरफ्तारी हुई क्या? मैं बढ़ता हूं आगे, खेल मत खेलिए। गिरफ्तारी हुई क्या? अजय लल्लू जी की तो गिरफ्तारी हुई है। मैं बढ़ता हूं आगे। जनता को ये बताते हुए, जनता को ये बताते हुए जानना चाहिए कि 2019 में हमने तो बीजेपी ने 7 सीटें लोकसभा की जीती दिल्ली की, इन्होंने ओवैसी को भाजपा ने तीसरे नंबर पर वोट परसेंटेज के मामले में आम आदमी पार्टी थी। उमाशंकर पांडे जी थोड़ा सा, ठीक है आपकी बात, दोनों लोगों का पॉइंट आ गया, लेकिन जो पॉइंट आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे वो मैं बता दूं। 2019 में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी वोट परसेंट में, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। और 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, अभी केजरीवाल जी बने, अभी चुनाव होना नहीं है यहां दिल्ली में, अभी बने मुख्यमंत्री फरवरी 2020 में, तो तब 62 8
यानी कि केजरीवाल और शून्य की जो स्वीकार्यता है वो दिल्ली के बाहर नहीं है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं 62 उदाहरण मैं दे रहा हूं, गोवा का उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप जो वोट परसेंटेज दे रहे थे दिल्ली वाला, वो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, यही तो मैं कह रहा हूं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, ये जो आंकड़े में आ रहा हूं, आप मनोज मिश्रा जी आपके पास भी, गांधी साहब, लेकिन ये जो आंकड़े हैं कि कांग्रेस को तो जीरो पे लगा के रखा है दिल्ली में, बाकी जगह वो संघर्ष कर रहे हैं, क्या इस आधार पर कि वो बाहर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं? कोई भी नई पार्टी हो, शुरुआत में सबकी 1, 2, 3, 4 सीटें होती हैं, तो अगर वो पंजाब में 20 ले रहे हैं, बाकी जगह शून्य पे हैं, इस आधार पर नई जगह ट्राई ही ना करे, प्रयास ही ना करे, ये तो नहीं हो सकता ना। स्पेस तो कहीं ना कहीं ढूंढेगी पार्टी। देखिए, दिल्ली बहुत छोटा सा एक केंद्र शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से भी बहुत बड़ा राज्य है। मैं समझता हूँ कि देखिए, शुरुआत में अगर आपका प्रोग्रेस अगर आप देखेंगे तो मीडिया क्रिएशन ज्यादा दिखता है ना, मीडिया में बार बार आया और जो एक अन्ना मूवमेंट चला था उसका भी फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को देखने को मिला। तो दिल्ली की पॉलिटिक्स और जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है वो साइज के हिसाब से भी अलग है और मुद्दों के हिसाब से भी कहीं ना कहीं अलग नजर आती है। तो दिल्ली में आपने कंसंट्रेट कर लिया और आपने वहां सत्ता बना ली, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझता हूं कि काफी दिक्कतें नई पार्टी को स्वाभाविक है आएंगी, जैसे कि इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और दूसरे प्रदेशों में भी गए थे, वहां पर जमानत ज्यादातर जगह जो जमानत जब्त आम आदमी पार्टी की हुई थी पंजाब को छोड़कर। तो देखिए, मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं भी चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, कोई उसे मना नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह भी सोचना चाहिए कि क्या उसका संगठन है, क्योंकि बगैर संगठन के, बगैर आपके जो बूथ लेवल की तैयारी है उसके आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें तो कुछ ही पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को क्वालिफाई कर पाएंगी। यहाँ तक कि मैं कांग्रेस के बारे में भी ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो 2022 की जो लड़ाई है वो सापा के बगैर वो लड़ाई हो नहीं सकती, क्योंकि हमारा संगठन भी है, हम मुद्दे भी उठाते हैं और हमारा एक इतिहास भी है। नहीं तो आप लोग तो हैं ही फ्रंट लड़ाई में, इसमें कौन इनकार कर रहा है कि सपा नहीं है, कि बीएसपी नहीं है, कि कांग्रेस नहीं है? आप लोग तो हैं ही जो फ्रंट पे लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का फर्क क्या होगा? मनोज मिश्रा जी, ये सवाल है, क्योंकि संगठन नहीं है तो संगठन बनेगा कैसे? वो इसी आधार पर बनेगा कि किसको विधानसभा का टिकट मिलेगा, वो 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग खड़े करेगा, तो ऐसे ही तो संगठन बढ़ते हैं। राममोहन जी, दो बिंदु दिमाग में आ रहे थे जब ये बहस चल रही थी जी, कि उत्तर प्रदेश में तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की लड़ाई, और सारे दल इस बात से खुश हैं कि दिल्ली में मैं दूसरे पे था, मैं तीसरे पे था। आपने पूरी डिबेट में अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि की बात सुनी और आपके प्रतिनिधि की बात सुनी, तो इसका मतलब यह है कि ये लोग सरकार मानने की बात नहीं सोच रहे, ये केवल दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर आने की सोच रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का मतदाता तय कर देगा कि तीसरे में कौन रहेगा, चौथे में कौन रहेगा, 5वें में कौन रहेगा। दूसरा बात, अमरिंदर सिंह जी और केजरीवाल जी भिड़े पड़े हैं, यहाँ पर आप और कांग्रेस भिड़ी पड़ी है, तो मतलब इन लोगों में संघर्ष दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर का, पहली बात ये सिद्ध होगी। दूसरी बात, केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जनता ये तो देखेगी कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। केजरीवाल जी ने अन्ना आंदोलन में लाभ उठाया और अन्ना आंदोलन चला था लोकपाल के विरुद्ध। आप देखिए, अन्ना जी रालेगण सिंध में धूप सेक रहे और अरविंद केजरीवाल सत्ता की मलाई चाट रहे। एक उदाहरण मैंने नहीं देखा कि लोकपाल के माध्यम से दिल्ली के सरकार के अंदर का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। क्या मैंने आज तक अखबार में नहीं पढ़ा, मैंने आज तक। लेकिन मिश्रा जी, अगर लोकपाल पे आप लोग भी तो वही बात करते थे आंदोलन के दौरान कि ठीक है हम समर्थन में हैं, आपके नेता भी कहते थे कि आंदोलन का भी समर्थन है, लोकपाल की बात का भी समर्थन है, पार्टी के लोग भी खड़े थे और ये सब लोग आंदोलन में फिर लोकपाल कहाँ गया? कर रहे थे, काले धन की बात कर रहे थे, वो काला धन कहाँ गया, वो लोकपाल कहाँ गया? क्या लागू किया आपने लागू किया अपने पूरे राज्य में? क्यों नहीं किया? ठीक है, चलिए सर, समय अभी इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुद्दे बहुत सारे हैं और गुंजाइशें भी हर प्रदेश में बहुत सारी रहती हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो ऐसा लगा कि उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जनता उनके साथ चल दी और अभी भी उनके साथ 62 सीटों के साथ वो सरकार में है। तो ये गुंजाइशें हमेशा रहती हैं। लोग कहते हैं कि वो कमजोर है, ये मजबूत है। गुंजाइश तो हमेशा दिखती है लोगों के लिए और वो अपने लिए बनाते भी हैं। अब सवाल ये है कि जनता को आप कितना अट्रैक्ट कर पाते हैं, जनता आप पे भरोसा कितना कर पाती है, क्योंकि आपको टेस्ट कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि आप नए हैं, आपको 2 बार दिल्ली में देखा जा चुका है, आपके वादों को भी देखा जा चुका है और आपके एक्शन को भी जनता
देख रहे हैं। अब यूपी में क्या असर होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।